स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज बूस्टर में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर के इतिहास की और एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। Composition of atmosphere. Atmosphere is composed of air and dust particle. हवा और कण। और ये हवा क्या है? गैस प्लस डस्ट पार्टिकल। जो एटमॉस्फेयर है ये हवा और डस्ट पार्टिकल से बना होता है। और एटमॉस्फेयर के जो कुछ स्टेट्स हैं जैसे ह्यूमिडिटी, नमी, प्रेशर, टेम्परेचर, तापमान, दबाव, तापमान, ये सब कुछ जो है एटमॉस्फेयर के स्टेट हैं। डेंसिटी, घनत्व, ये सब एटमॉस्फेयर के कुछ स्टेट्स हैं। टू टर्म्स आर यूज्ड इन एटमॉस्फेयर, वेदर, और हम लोग ये सब डेली सुनते हैं, और क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट ये दो शब्द हैं जो हमको लगातार सुनने को मिलते हैं। डेली हम समाचार पत्रों में वेदर के बारे में भी देखते हैं। तो वेदर जो है डे टू डे रिपोर्ट है। वेदर जो है वो डे टू डे जो वातावरण है उसके बारे में बताता है। क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कई सारे वेदर रिपोर्ट्स को मिला के क्लाइमेट बनता है। कई सारे वेदर्स डे टू डे रिपोर्ट्स को मिलाकर क्लाइमेट के बारे में हम लोग जानते हैं कि कैसा क्लाइमेट है। कई सदियों का जो है वेदर रिपोर्ट क्लाइमेट बनाता है। जो हमारा एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके इतिहास की, तो फर्स्ट जनरेशन जो पहली पीढ़ी का एनवायरनमेंट था उसमें केवल हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता था। धीरे धीरे जब विकास हुआ तो दूसरी पीढ़ी का जो एटमॉस्फेयर था, डिगैसिंग हुई अर्थ के इंटीरियर से, फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ डिगैसिंग हुई, वोल्केनिज्म हुआ, ज्वालामुखी निकली, जिसकी वजह से कुछ गैसेस अर्थ के इंटीरियर से आई। और उनमें से इम्पोर्टेंट गैस थी CH4 और CO2। ये दो इम्पोर्टेंट गैस थी जो कि सेकेंड जनरेशन में बनी। और ये जो डिगैसिंग हुई किस कारण हुई? ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंशिएशन। ड्यू टू जो घनत्व में जो अंतर था, उस घनत्व के अंतर की वजह से ये जो डिगैसिंग हुई, अर्थ के इंटीरियर से गैस का ऊपर आना निकलना, वो डिगैसिंग हुई, वो घनत्व के अंतर की वजह से हुई। तो सेकेंड जनरेशन में इंपॉर्टेंट गैस CH4 और CO2 थे। फिर थर्ड जनरेशन जब आया तो थर्ड जनरेशन में टू टाइप्स के, थर्ड जनरेशन में जो हमारा मौजूदा एटमॉस्फेयर है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, यही एटमॉस्फेयर थर्ड जनरेशन का एटमॉस्फेयर कहा जाता है। और इस एटमॉस्फेयर में दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। कंपोजिशन, कांस्टेंट,
जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो एटमॉस्फेयर में हमेशा रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और कुछ होते हैं जिनमें परिवर्तन होता है, वेरिएबल, परिवर्तनीय। और ये जो परिवर्तनीय होते हैं ये समय और जगह के हिसाब से परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो कांस्टेंट हैं उनके बारे में जानते हैं। नाइट्रोजन, जो कि आज हमारे एटमॉस्फेयर में 0.8% के आसपास पाया जाता है। फिर ऑक्सीजन O2 ये 20.94% पाया जाता है। उसके बाद आता है आर्गन, एक गैस है जो कि 0.93% हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। CO2 की भी बात कर लेते हैं। CO2 बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसकी मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में मात्र 0.0391 या कहें लगभग 0.04% होती है। 0.04% होने के बाद भी CO2 इतनी खतरनाक है कि हमारे लिए काफ़ी समस्याएं खड़ी करती है, पैदा करती है। उसके बाद फिर बात करते हैं इन वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट की जो एटमॉस्फेयर को बनाते हैं। तो जो वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं H2O, ह्यूमिडिटी, और जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है ये 0.4% से लेकर 4% तक होती है एटमॉस्फेयर में, और ये जगह और समय के तरीके से बदल जाती है। फिर दूसरा जो वेरिएबल है वो है डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल भी समय और जगह के हिसाब से परिवर्तित हो जाती है। इसमें वेरिएशन होता रहता है, लेकिन इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वेरिएशन नहीं होता है। फिर हम लोग देखते हैं डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं हमारी अर्थ की सतह पर, वो कब और कैसे हमारी अर्थ की सतह पर आए। जो अमोनिया था NH3 सेकंड जनरेशन के एटमॉस्फेयर में, वो मौजूदा नाइट्रोजन बन गया, जो कि एक इनर्ट गैस है और नॉन रिएक्टिव गैस है। ये नॉन रिएक्टिव, और आज नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट गैस है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। जो ये नाइट्रोजन था ये NH3 था, अमोनिया था, ये नाइट्रोजन बन गया। फिर CO2 जो है वो धीरे धीरे H2O के साथ में रिएक्शन करके ओशियन सिंक में चला गया। धीरे धीरे H2O के साथ में रिएक्शन करके ये समुद्र में चला गया। जब इसके बाद फिर हमारे जो कि सेकंड जनरेशन में ऑक्सीजन गैस नहीं पाई जाती थी, लेकिन थर्ड जनरेशन में ऑक्सीजन गैस आई कहाँ से? तो जो ऑक्सीजन गैस थी वो कीमोसिंथेसिस के थ्रू अर्थ की सतह, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आई। और ये जो प्राइमोर्डियल जीव थे, लाइफ थे, प्राइमोर्डियल लाइफ H2O का इस्तेमाल करते थे, पानी का इस्तेमाल करते थे, कीमोसिंथेसिस के थ्रू जो है O2 बनाते थे। कीमोसिंथेसिस के थ्रू प्राइमोर्डियल जीव H2O का इस्तेमाल करके कीमोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन बनाते थे, और वहीं से हमको ऑक्सीजन आज भी मिलता है। जो चौथा वेरिएबल है वो है O3, ओजोन। ओजोन हमें अपर एटमॉस्फेयर में मिलता है, अपर एटमॉस्फेयर में मिलता है।
कुछ ओजोन हमारी सतह के पास भी मिलता है जो कि ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है। जो CH4 था सेकेंड जनरेशन का, वो CH4 गया कहाँ? तो वो CH4 ज़्यादातर परमानेंटली जो है वो परमानेंटली परमाफ्रस्ट पोल्स के पास परमाफ्रस्ट में दब गया। फिर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं हमारी अर्थ पर एटमॉस्फेयर का कैसा विभाजन है। तो ये हमारी धरती है, और धरती को आधे आधे हिस्से से बांटता है कौन? इक्वेटर धरती को आधे आधे से बांटता है। अर्धगोला, दक्षिणी अर्धगोला, उत्तरी अर्धगोला, और ये जो 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, इस 30 डिग्री के बीच को हॉट एंड ह्यूमिड, ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच के टेम्परेचर हॉट एंड ह्यूमिड होता है। उसके बाद 66 डिग्री साउथ और 66 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ से 66 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये टेम्परेट रीजन है। ये भी टेम्परेट रीजन है। जो 30 डिग्री साउथ से 66 डिग्री साउथ के बीच का जो रीजन है वो टेम्परेट रीजन है, और इस रीजन में तापमान सामान्य होता है, लगभग 15 डिग्री के आसपास रहता है। उसके बाद जो 66 डिग्री से 90 डिग्री, ये फ्रिजिड जोन है, ये ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा जोन है, फ्रिजिड जोन। ये भी ठंडा है, लेकिन ये इस जोन से कम ठंडा है। ये भी ठंडा, लेकिन इस जोन से कम ठंडा है, और ये गर्म भी है और इसमें नमी भी ज़्यादा है। इस जगह पर बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं, बहुत घने जंगल पाए जाते हैं। अमेजन फॉरेस्ट भी इसी रीजन में आता है। हम लोग और भी देखेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे एटमॉस्फेयर की लेयरिंग का, और जानेंगे हमारे लिए एटमॉस्फेयर क्यों इम्पोर्टेंट है अगले लेक्चर में। धन्यवाद।